हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आई एस एंड पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ये रवि पी अग्रहरि की बुक को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और आगे बात करते हैं चैप्टर में रैशनल यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम अच्छे से विज्ञान का अच्छे से यूज़ करें, टेक्नोलॉजी का अगर हम अच्छे से यूज़ करें, तो हाउ इट विल सर्व एज अ की डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। हमारे देश के गांव के विकास में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकता है। तो अराउंड 70% जो हमारे देश की आबादी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सोसाइटी यानी कि रूरल सोसाइटी का पार्ट है ना। ये हम इकोनॉमिक्स में हर जगह पर ये पढ़ते रहते हैं लाइन। तो अगर रूरल इंडिया की डेवलपमेंट जो है अगर ये हो जाए तो इसकी झलक ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट में देखने को मिलेगी, राइट। अगर हमें ऐसा करवाना है तो हमें इंटेंसिव तरीके से फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें जो कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, और कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ये है वो टेक्नोलॉजी आए और चली जाए, ऐसा ना हो वो टेक्नोलॉजी मतलब मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ बन जाती है। इट बिकम्स अ अटमोस्ट प्री रिक्विजिट कि अगर हमें देश की रूरल इकोनॉमी को अगर बचाना है और वहाँ पर रिसोर्सेज को अगर मेंटेन करके रखना है और रूरल डेवलपमेंट को इस प्रकार से मेंटेन करना है, उसको बढ़ावा देना है कि वो देश के डेवलपमेंट को दिखाए, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, प्रिजर्व करना होगा और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा। ये जनरल बातें कर रहा है अभी, ठीक है। हमारे गाँव में लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि खाना बनाते हैं यूजिंग फॉसल फ्यूल्स इन अर्दनवेयर, मतलब किसी न किसी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में, गड़ों में, मटके में। अब जब वो ये इन फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो वो एक चीज़ क्या यूज़ करते हैं, वुड। ये जो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी की जो बात चलती है कि हर एक अपना पर्सन अपने सब्सिडी छोड़ दे, तो मोदी जी ने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे यही बोला था ना कि आप लोग एक सब्सिडी छोड़ दो तो उसकी वजह से गरीब लोगों को, रूरल एरियाज़ को राहत मिलेगी, हमारी सरकार उन तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा पाएगी। वुड की स्मोक की वजह से क्या होता है, सिर्फ अगर हम लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं लकड़ी का सहारा लेकर, जैसे हमारे गाँव में होता है, पंजाब में, एमपी में, यूपी में, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं आशिमा। हम लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसे बैठे रहें चूल्हे के सामने, भट्टी के सामने, क्या हो जाएगा, लंग्स डिजीज हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोमिनेंटली जो कॉमन डिजीज होता है वो क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, राइट। पर्सन को खांसी आती रहती है और वो सलाइवा सिक्रीट करता रहता है पर्सन, राइट। तो देयर एक्सपोजर टू स्मोक कॉजेज सीरियस हेल्थ हज़ार्ड्स। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो एनडीए की जो सरकार है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करा था जिससे गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन उन्होंने दिए थे। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज इट अ क्लीन गैस? बिल्कुल। एक फ्लेम जो होती है उसका सबसे क्लीनेस्ट पार्ट कौन सा होता है, उसका बेस या उसका अपर पार्ट, रेड फ्लेम या ब्लू फ्लेम? ब्लू फ्लेम। अगर वो ब्लू से रेड की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो ये चीज़ हमें क्या दिखाता है, उसके अंदर क्या चीज़, कौन से पार्टिकल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, कार्बन सूट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो लोग एलपीजी को मार्केट प्राइस पर अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उनसे दरखास्त करी थी सरकार ने दैट यू ऑल मे गिव अप योर सब्सिडी ऑन देयर गैस कनेक्शन एंड हेल्प प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल टू द बीपीएल फैमिली। उस टाइम पर यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने, मतलब एलपीजी कनेक्शन की बात खत्म हो गई है, अब वो अलग अलग हमसे बोल रहे हैं कि गाँव के विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अभी तक दिशा और दशा क्या रही है। अब दूसरा पैराग्राफ, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, 2016 की बात है, अप्रैल महीने में
उन्होंने एक सोलर डोम लॉन्च करा था, एक इक्विपमेंट लॉन्च करा था जिसका नाम था सोलर डोम। इसका काम क्या था, जहाँ जहाँ पर इस्टेब्लिश करा जाएगा गांव के लोगों को बिजली मिलेगी, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी तक नहीं आ सके। इस डिवाइस के अंदर कुछ फोटोवोल्टिक सेल्स थे जो कि सनलाइट को स्टोर कर सकते थे और लाइट प्रोवाइड कर सकते थे लगभग 8 से 10 घंटों के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पर बिजली बनेगी किससे, सूरज की किरणों की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से। और वो बिजली फिर क्या करी जाएगी, रूरल एरियाज में सप्लाई करी जाएगी। किसको, गरीब जनता को। अब इस प्रकार के जो इनोवेटिव मेथड्स हैं ऑफ ऑल्टरनेटिव या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयले से ज़्यादा बेटर है ये बिजली बार बार बनाना। आशिमा, कोयले वाली बिजली सदाबहार रहेगी, हमेशा टिकी रहेगी? नहीं। हाँ श्रेया, सोलर डोम को श्रेया अच्छे से याद करके अच्छे से लिख कर आना। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, हालांकि हमारे पूरी बुक में मैं बहुत अच्छी आपको टेक्नोलॉजीज़ और ड्रोन वगैरह बताऊंगा। अंडर वाटर ड्रोन भी होता है, पता है? और यूपीएससी ने 2020 में इसके बारे में क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था, जबकि वो आया भी नहीं था तब। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में आशिमा श्रेया, जब भी यूपीएससी एक पॉसिबिलिटी को दर्शाए, कैन इट हैपन, कैन लगाए, जब कैन CAN, जब वो ये पूछे आशिमा कि ऐसा हो सकता है, तो प्रेजेंट रियलिटी में नहीं हो सकता, लेकिन जिस प्रकार से विज्ञान का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है आशिमा, तब तो फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी है ना कि आज नहीं को तो 50 साल बाद तो हो जाएगा ये वाली चीज़, है ना। अगर हम ये बोलें कि हम लोग अपना बच्चा ना अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकेंगे, उसकी लेफ्ट वाली आई येलो रखेगी आशिमा, राइट वाली ब्लू, लाल कलर के बाल, 6 फुट का, पैदा होने के साथ ही 8 पैक एब्स होंगे उसके, गोरा चिट्टा, ठीक है, और जैसे मर्जी उसको चाहे आशिमा डिज़ाइन करवा सकती है। तो पॉसिबिलिटी है आशिमा इसकी, कैन इट हैपन, बिल्कुल हो सकता है ना। कितनी खुश हो रही है आशिमा। Such innovative methods of alternative or renewable energy, it will also help the people to do their routine work during night hours. एक ऐड आता है आई थिंक अभी बाइक का ऐड या कुछ भी करके आप लोगों ने देखा, अगर आपके पापा न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हो तो गांव में वो बिजली नहीं होती और रात को एक पेड़ के नीचे वो लाइटें लगा कर वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, है ना। अगर इस प्रकार की अगर बिजली का साधन अगर मिल जाए कि गांव में बिजली नहीं है, वो ऐड में दिखाया जाता है कि गांव में बिजली नहीं आ रही है और कल बच्चों का सुबह पेपर है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बच्चों की मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताओ। रात के समय में चोरी चकारी होने से रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अगर जो है वो जल जाए तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ बून क्या होता है, एक प्रकार से वरदान, और शराब क्या होता है, बेन, ठीक है। boon to school going children who are forced to study under the dim light of candle or लालटेन। लालटेन जानते हो, कभी आप लोगों ने यूज़ करा है, देखा है लालटेन? मिट्टी के तेल से चलता है, कभी चलाया आप लोगों ने? कभी आप लोगों ने अपने घर में देखा हो, किसी गांव में देखा हो? श्रेया, हैव यू यूज लालटेन एवर? बढ़िया। आशमा, तुमने देखा है? मैं MP जाऊंगा इस बारी, आपके लिए लेकर आऊंगा आशमा। उधर ग्वालियर के आसपास मिल जाता है थोड़ा सा, जो उसके आसपास गांव वाले इलाके हैं ना, आज भी मिल जाते हैं वहाँ पर लालटेन, कुछ औरतें बनाती हैं वहाँ पर। तो आज मैं जाऊँगा इस बारी, लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। नहीं, हाँ, मॉडर्न वर्जन नहीं, मतलब मैं आशिमा को देसी वाला ला कर दूंगा मैं। अब आशिमा घर में तुम आग लगाता तो वो मुझे पता नहीं। अच्छा, वो इसको मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं? केरोसिन ऑयल ना, केरोसिन ऑयल वाला।
ये वाला। आज मैं देखिए पिक्चरों वगैरह में कहीं ना कहीं तो ये देखा होगा, जो बिहार साइड मूवीज़ होती हैं उनमें दिखाया जाता है, जैसे ये होता है लालटेन। इनमें क्या होता है, इसका ये पंप खोल कर ना, ये वाला ऑनलाइन भी मिल रहा है अमेज़न पे, देखो इसका ये पंप खोल कर ना, ये वाला यहाँ पर ये इसको निकाल के यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल भरा जाता है। फिर उसके बाद ना जैसे इसको खींचा जाता है, बार बार अंदर बार प्रेशर बिल्ड करा जाता है। फिर हल्का सा इसका शीशा उठाकर आप एक लाइटर ले लो, माचिस ले लो, वो जला दो। यहाँ पर एक लौ होती है, एक जोत होती है, बस ये जल जाता है। जब तक वो मिट्टी का तेल है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे इसकी रोशनी कम होने लगे तो समझ जाओ वो मिट्टी का तेल इसके अंदर खत्म हो रहा है। अब हम लोग मॉडर्न तरीके से क्या करते हैं, जस्ट वेट, हम लोग मॉडर्न तरीके से इस चीज़ को एक फैशन के पर्पज़ से यूज़ करते हुए हम लोग कुछ, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, लाइट जल रही है मेरे आसपास, ये ऐसा वाला एक ये लालटेन जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक कैंडल लगाने की जगह होती है इसमें ऐसे, ठीक है, ओके। इसमें ऐसे ये लालटेन ऐसा होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसे ये कैंडल लगाने का एक बेस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको कैंडल हमने आशिमा यहाँ पर लगाई, इसको जलाई और इसके अंदर ये ऐसे करके ये रख दिया, तो ये लालटेन जो है ये जलता रहेगा। ये नॉन कैरोसिन लालटेन, ठीक है। तो ये जो है ये लालटेन की कहानी मैंने आपको बताई पूरी की पूरी, एंड आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग, जो मैंने जो लालटेन दिखाया वो एक तरीके से एक फैशनेबल चीज़ होती है, मतलब ठीक है। अब ये गांव में जो है जो मिट्टी के तेल वाले हैं वो नेसेसिटी वाली चीज़ है ना। अब यहाँ पर फ्रेगनेंस वाली अगर मैं कैंडल लगा लूँ तो थोड़ा सा एक कमरे का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये फैशन और एक शौकिया तौर पर ये चीज़ है। जो गांव में ये जो लालटेन की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक नेसेसिटी वाला आइटम है। तो रिसेंटली द फर्स्ट सोलर डोम वॉज ओपन फॉर पब्लिक व्यू इन बंगाल सिलिकॉन वैली इको पार्क न्यू टाउन कोलकाता के अंदर। इसलिए मैं आपको जब यहाँ पर दिखा रहा था ना, तो मैं फैट इसलिए नहीं लिखवाया आपको मैंने यहाँ पर, कहाँ गए, नीचे लिखा हुआ था ना, फर्स्ट सोलर डोम ऑफ इंडिया कम्स अप एट कोलकाता इको पार्क। डोंट वरी, इस बुक ने सारा काम आपका करा हुआ है, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होगा। द डोम इज 28.950 मीटर्स हाई एंड हैज़ 45 मीटर डायमीटर। ये रहा, ठीक है। It has 2000 active solar panels which continuously generate solar power. ये 2000 पैनल्स लगे हुए यहाँ पर टोटल, छोटे बड़े सारे मिलाकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टाइम पर फॉल्टर करना स्टार्ट करती है, वो कब? वो कब? रेनफॉल हो रही हो, है ना, सूरज की किरणें अवेलेबल ना हो। सर्दियों में भी हो सकता है ऐसा, जिसमें हेजी मौसम में, रेनी और विंटर। शाबाश श्रेया। तो फर्दर कंस्ट्रक्शन इज स्टिल ऑन एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट इट विल प्रोवाइड 180 किलोवाट्स ऑफ एनर्जी विच विल लाइट द इंटरनल फैसिलिटी एज वेल एज द स्ट्रीट लाइट्स इन द एरिया। लोगों को सहूलियत मिलेगी इससे। अगर स्ट्रीट लाइटिंग जल रही है इससे रात को, अगर और वैसे बिजली ना रहे कोयले वाली, इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बातें करते हैं। जिस तरीके के मेंस के पेपर आ रहे हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड बातें करना ज़रूरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बताओ क्या क्या हो सकता है स्ट्रीट लाइट अगर इससे जले तो? नंबर 1, रात की चोरी चकारी रोकी जा सकती है इससे, है ना। सिक्योरिटी फैक्टर के पर्सपेक्टिव से वॉचमैन अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। फिर अलग अलग जगह में ऐसे एरियाज की पेट्रोलिंग करी जा सकती है। आसपास के कोई बच्चे हैं जिनका कल एग्जाम है तो उनको सहूलियत मिल सकती है। नॉर्मल चीज़ें सोचो ग्राउंड लेवल वाली जो रोज़मर्रा के जीवन में हो सकती हैं, हो गए इससे आशिमा। फिर क्या कह रहे हो?
हाँ एमिशन नहीं होगा, ये कह रहे हैं ना, एमिशन जैसे जो उससे हो सकता था ना, हाँ कोयले से बनने वाली बिजली की वजह से एमिशन हो सकता था, वो नहीं होगा। तो अ नंबर ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये वाली बात खत्म हो गई, अब नई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो मुझे एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर एक चीज़ क्या यूज़ करी जाती है श्रेया? हम किसको मिक्स करते हैं सीमेंट डामर वगैरह के साथ, जो कि उड़ सकता था लेकिन नहीं उड़ रहा है, और उससे अच्छी खासी ईंटें सड़कें बन सकती हैं। शाबाश, फ्लाइंग ऐश। MFA माइक, हाँ फ्लाई ऐश, माइक्रो फ्लाई ऐश, अल्ट्रा प्रो लेवल के हो गए हो तुम, हैं MFA मैंने सोचा ये क्या है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस आर बीइंग यूज्ड। चेन्नई के अंदर एक चीज़ है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। इट इज़, अच्छा छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके बारे में आप याद रखो ना रखो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ना ऐसे दो एग्जांपल्स पकड़ लेता हूँ। ग्राउंड लेवल के जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई एक सेंटर ने कुछ डेवलप करा, अब जैसे ये भी तो एक सेंटर और इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप हो रहा है अब इसमें, नहीं सोलर डोम है ना। अब ये जानने में क्या बुराई है कि अगर मैं पेपर के अंदर लिख दूं कि पहले ऐसा सोलर डोम जो कोलकाता में आ रहा है ऐसे ऐसे हेल्प कर देगा ये लोगों की, और इस प्रकार की प्रोजेक्ट्स को मॉडलिंग करना चाहिए दूसरे और भी स्टेट्स में, और भी लोकेशंस में, और भी रीजन्स में, ऑल ओवर इंडिया, है ना। बेस तो यहीं से बनेगा ना लिखने का इसको। तो लो कॉस्ट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और डिज़ाइंस हैं ये यूज़ करी जा रही हैं। उसका एक एग्जांपल, एक नमूना हमें देखने को मिलता है SERC स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, जो कि चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। पेज नंबर ये था 1230, हाँ ये सोलर डोम की फ़ोटो। चेन्नई के अंदर ये लोकेटेड है, SERC स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में लोकेटेड है। वेयर इज रुड़की? यहाँ पर एक IIT भी है रुड़की के अंदर। कहाँ पर है रुड़की? उत्तराखंड में रुड़की, पक्का? उत्तराखंड, वेरी गुड। पक्का क्यों नहीं था, कोई बात नहीं। तो ये 31 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से, हरिद्वार सुना होगा आपने, वहाँ पर, ठीक है। और ये वहाँ पर फैला हुआ है, जो हिमालय के जो शिवालिक हिल्स हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, ये वहाँ पर है। दे आर प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अंडर CSIR अम्ब्रेला। CSIR क्या होता है? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR पता है ना? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मैं सेंटर कह रहा था, सॉरी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये CSIR के अंतर्गत काम कर रहे हैं, याद रखना। CSIR के अंदर ही है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई में लोकेटेड है, तमिलनाडु, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में लोकेटेड है, उत्तराखंड, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, इसका दूसरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी? तो आप, हाँ वेरी गुड, सिविल इंजीनियरिंग का काम, शाबाश। तो ये जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक ना प्लास्टर बनाया है। श्रेया ये टेक्नोलॉजी देखना कितनी प्यारी टेक्नोलॉजी है, फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर। आज मैं देखना, फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर। गांव की सड़कों की दिक्कत क्या रहती है अक्सर? अगर श्रेया बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम किसी गांव में सड़क बनवा भी दें, लोगों के लिए एक रास्ता निकाल भी दें, लेकिन हमेशा एक गांव की सड़कों की दिक्कत क्या रहती है? पहली बात तो जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लो क्वालिटी के मटेरियल से होती है। बारिश के दिनों में उसमें भारी भरकम निर्वैर गड्ढे डेवलप हो जाते हैं, राइट।
वो सड़क के ऊपर कोई भी भारी गाड़ी निकलेगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, कुल मिलाकर वो सड़क ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी। हर एक सीज़न से पहले आशमा हम सड़क बनवाएंगे और बारिश के दिनों में सारा काम हमारा सापाचट हो जाएगा। यही दिक्कत होती है ना। तो इस सेंटर ने श्रेया एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। इसने बोला कि जो सड़कें बनती हैं ना, हम क्यों ना वहाँ पर, ये किसी भी मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, देखो बात सिर्फ सड़कें बनने की नहीं है। अब ठकुराइन अभी हमें इतने दिनों से अपनी दिक्कत बता रही थी कि वो पहाड़ों में रह रही है और हॉस्टल नहीं जा पा रही है और वहाँ पर फ्लडिंग हो रही है, रेनफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, उसकी दोस्तों के घर टूट रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा। तो घरों में भी तो यूज़ हो सकता ही है यार। हमारा कोई गोडाउन है जहाँ पर हमने अनाज वगैरह स्टोर करवा कर रखा हुआ है, कोई एक अस्पताल है जहाँ पर हमारे घोड़े बंधे हुए हैं, जहाँ पर गाय भैंस भेड़ बकरियाँ बंधी हुई हैं। हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें सेफ एंड सिक्योर करने की ज़रूरत है कि नहीं है? कि हम ये चाह रहे हैं कि हर जगह की छत गिर जाए, टूट फूट हो जाए, ये उजड़ जाए, ये सारा का सारा, ये जो प्लास्टर है, ये जो सीमेंट है, ये पूरा का पूरा। कोई चाहता है कि किसी के घर के साथ, बिल्डिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऐसा हो? नहीं ना। तो एक टेक्नोलॉजी ये निकली कि सड़कों में, सड़क का एग्जांपल ले लेते हैं, सड़कों में आशिमा हम क्या मिला देंगे? फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर। इस प्लास्टर की खास बात क्या है? ये जो प्लास्टर है, इट इज़ इम्पेरिशेबल इन रेन एंड इट कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग। आपको पता ना, जैसे और भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे एक ऐसे टेक्सटाइल्स भी आ गए हैं। अगर आप आशिमा आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा हो श्रेया, हम उसको अगर जलाएं वो दोबारा अपने आप को रिजुविनेट कर लेता है उतना उस पॉस्चर में। अगर हम उसको काटें और जोड़ कर रखें वो दोबारा भी इसमें जुड़ जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसे सरफेस भी हैं, आप उसके ऊपर इसमें पानी डालो और वो गीला नहीं होगा। तो इट इज़ इम्पेरिशेबल इन रेन एंड इट कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी, ये फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हो CSIR की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, ये जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर लगा के देखा जा रहा है, टेस्ट करा जा रहा है कि दीवारें नॉर्मल पानी से कितनी ख़राब होती है, इससे कितनी ख़राब होती हैं। तो अगर कल को एक क्वेश्चन आए कि फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर ये किस प्रकार का मटेरियल है, मैं इसको क्या कहूँगा? सोलर मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, क्या है ये? बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल सी ब्रिक मशीन, ये भी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या करती है मशीन? आप इसके अंदर फ्लाई ऐश मिला दो, रेत मिला दो, हल्की सी बजरी जिसको कहते हैं, काइंड ऑफ जैसे जिसमें आप कह रहे थे ना उस दिन, बीच की रेत को जैसे बालू बोलते हैं, वो मिला दो, और सीमेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ ड्यूरेबल एंड गुड क्वालिटी ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स अपने आप बनाकर दे देगी मशीन। ये देखो, बन रही है। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलाकर तीनों को इस फनल से भेज रहे हैं यहाँ पर, और ये ईंटें बनाकर देती जा रही है, सेम शेप, सेम साइज, सेम रेशियो की। बताओ आशमा, है प्रूफ आपके सामने? एक तो यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है इससे ब्रिक्स की हमें, और क्या होता है इससे? फ्लाई ऐश जो कि एनवायरनमेंट में घूम सकता था एक पॉल्यूटेंट के तौर पर, लोगों को लंग्स की बीमारियां करवा सकता था, दिक्कत करवा सकता था ऐसे लोगों को जिनको ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा की दिक्कत है। बताओ करवा सकता था कि नहीं करवा सकता था? लेकिन इसने एक ऐसी ईंटें बनाकर रख दी जो कि ड्यूरेबल होगी
और जो भी चीज़ एनवायरनमेंट में ऐसी घूम रही होगी, फ्लाई ऐश वगैरह, उसको इसने सिकोड़ लिया है और कंस्ट्रक्शन के तौर पर इसने हेल्प कर दी है। सी ब्रिक मशीन कहते हैं हम लोग इसको। तो दिस कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इट कैन गो अ लॉन्ग वे इन मीटिंग डिमांड्स ऑफ पक्का हाउसेस स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब करना क्या है श्रेया, हमें ये वाली ईंटें लगा लेंगे सी ब्रिक हम लोग, जो सी ब्रिक मशीन से बनी होंगी। सी ब्रिक के साथ अगर हम लोगों को ये देखना है कि गांव में अगर श्रेया हम कहीं पर घर बनवा रहे हैं और वो टूटे ना, तो ऊपर से कौन सी पुट्टी की कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर, किस प्रकार की पुट्टी, कौन सा प्लास्टर, फ्लोरोजिप्सम प्लास्टर। तो आशिमा बन गया बढ़िया सा घर, है ना। अपने पतिदेव के साथ तुम ऐसे घर बनवा के रहना आशिमा, ठीक है। उसको बोलना फ्लोरोजिप्सम मिला, वरना घर में सीलन आ सकती है। आशिमा अप्लाई भी तो करना है ना ये रियल लाइफ में सब चीज़ें। In addition, these institutions have contributed in the development of sustainable and efficient building technologies, such as earthquake resistant structures. क्या आपको ये वाली बात पता है? earthquake resistant structure के ऊपर ही एक तरीके से बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन और जो पैटर्न है वो बनाया गया है। बुर्ज खलीफा गिर नहीं सकता earthquake से, पता है आपको ये वाली बात? लेकिन ये चीज़ आईफल टावर में नहीं है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन रही है। जापान में तो सारी ऐसी ही बनती है ना, वहां पर बहुत आता है ना अर्थक्वेक, बिकॉज जापान इज लोकेटेड नियर विच रिंग ऑफ फायर, शाबाश, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अर्थक्वेक आते रहते हैं वहां पर, किसकी वजह से? अपने आप आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। ज्यादातर किसकी वजह से आते हैं? वोल्केनोस, है ना। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में वोल्केनो की माउंटेन चेन्स है ना पूरी की पूरी। अच्छा श्रेया, मैं एक चीज़ कमेंट कर रहा हूँ आपको, आप मुझे बताना इसका क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। आईफिल टावर की हाइट हर साल बढ़ रही है, क्यों? अब ये मत कहना नीचे से फोल्ड माउंटेन है और वो नीचे प्लेट्स पास आ रही है उसके, वो टावर है टावर। श्रेया उसको इंसानों ने बनाया है। बताओ आशिमा क्यों बढ़ रही है आईफिल टावर की हाइट? मैं एक चीज़ क्लेम कर रहा हूँ, उसको बताओ, प्रूफ करो। थर्मल एक्सपेंशन, शाबाश। अब जरा इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि श्रेया ने ये हैवी वर्ड क्या बोला है, थर्मल एक्सपेंशन। वर्ड तो वैसे इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आईफिल टावर बना किससे है? लोहे से, लोखंड से बना है, लोहे से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीटिंग एलिमेंट जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से वो लोहा क्या कर रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि आजमा श्रेया, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आईफिल टावर बढ़ते बढ़ते एक झुकाव ले लेगा, ऊपर से झुक जाएगा। अगर नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोहा अगर वो बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, तो उसकी जो नींव है, जो जितना वो स्ट्रेंथ है उसकी, वो कम हो जाएगी। एक टाइम के बाद वो झुक नहीं जाएगा। गर्म लोहा काइंड ऑफ पिघल सकता है, और अगर वो ऊपर से झुकना अगर ज़्यादा फोर्स के साथ स्टार्ट हुआ तो पूरे का पूरा गिर सकता है, काट के उसकी हाइट को छोटा करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और ऐसा हो रहा है। गुड श्रेया, थर्मल एक्सपेंशन। तो सच एज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ राइस हस्क इन मेकिंग वुड। याद है वो चावल का भूरा जो मैंने आशिमा को बताया था, उसके जो छिलके होते हैं, ये हमने 6th क्लास में डिस्कस करा था। वो उसमें क्या नाम है उसका, लखमीत सिंह मंजीत कौर। राइस हस्क से क्या बन रहा है? लकड़ियां। लेकिन ये लकड़ी एक्चुअली में लकड़ी है क्या? इस कलर की वजह से लगती है कि वो लकड़ी है, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी होगी अच्छी रहेगी क्या? श्रेया जरा मुझे फायदे बताओ जरा। अगर राइस हस्क से मैं लकड़ी बना दूं, चावल की छिलके के इस भूरे से मैं लकड़ियां बना दूं, राइस हस्क इनटू क्या लिखूं मैं, इनटू वुड। ये लो, बताओ आशिमा।
एक सेकंड रुकना, मैं कोई ये देखो, वेरी गुड। बताओ इससे क्या फायदा होगा? क्या करेगा? वाटर रेजिस्टेंट, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, वेरी गुड निर्वेल। और डिफोरेस्टेशन का मोरिया का शाबाश, क्योंकि ये तो बच ही रहना है, ये तो वैसे भी वेस्ट जा रहा है। कौन यूज करेगा इसको? आशिमा को। आप खाओगे इसको? राइसर्स को? इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ज़रा माइक सही से रख के बोलो। हाँ सही है, वो कम हो जाएगा। और चांसेस ये नहीं है आशिमा कि ऐसी लकड़ियों पे पेस्ट अटैक कम होगा, दीमक इस पे थोड़ी ना लगेगी। चावल के भूरे पे कभी सुना है कि इस पे क्रॉप्स पर कभी दीमक लगती है? और किसी प्रकार का पेस्ट अटैक हो तो हो, वो पता नहीं, लेकिन दीमक तो नहीं लग सकती ना। मेन दिक्कत लकड़ियों की क्या होती है हमारे घर के फर्नीचर की आशिमा? पूरी दिल्ली वालों की क्या दिक्कत चल रही है? बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हर साल पेस्ट अटैक में, ये करवाने में। So in addition, these institutions have contributed in the development of sustainable and efficient building technologies such as earthquake resistant structures, use of rice husk in making wood, etc. इस प्रकार के जो सस्टेनेबल और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, दे आर नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन बट अफोर्डेबल टू देम ऑल्सो। जैसा कि श्रेया ने बोला था, कॉस्ट इफेक्टिव। उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ ऑफ रूरल पब्लिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रूरल डेवलपमेंट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, ये गांव में स्टैब्लिश करे जाते हैं अलग जगह पर विद द एम टू एड्रेस सेवरल हेल्थ इशूज इन रूरल एरियाज। मैंने आपको एक रूल बताया था ना, अगर श्रेया मान लो हम नीट की तैयारी कर रहे होते और डॉक्टर बन जाते, तो उसके बाद एकदम से हम क्या एम्स या फिर गंगाराम या फिर मैक्स अपोलो में प्रैक्टिस करने लग जाते क्या? रूल क्या कहता है डॉक्टर्स का? पहले देखो, अब तो MBA, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करना, मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना जब से नीट आया, तो MBBS नहीं होता आप कुछ भी। एम आई राइट? नहीं, डिग्री नहीं, जब से नीट आया तब से वो, हाँ वो एक एग्ज़ाम है मतलब, है ना। लेकिन ये MBBS अंदर जैसे प्रॉपर इसका जो, हाँ वो डिग्री होती है, लेकिन जो पहले एग्ज़ाम होता था MBBS, अब वो एग्ज़ाम नहीं होता है ना, वो एक डिग्री होती है ना। नीट के अंदर ही सब कुछ समर्ज हो गया ना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, है ना। अच्छा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, यही बोलना चाह रहे हो ना श्रेया? ये एक एग्ज़ाम था, अच्छा पहले, ठीक है, ओके। अच्छा, यानी कि MBBS अभी तक होता है, वो एक डिग्री होती है ना। ठीक है, चलो मान लो कि हम डॉक्टर बन गए, ओके। अब हम 5 साल की डिग्री होती है आई थिंक इसकी, है ना। अब हम डॉक्टर बन गए, तो एकदम से हमें श्रेया मौका मिल जाएगा कि गंगाराम, मैक्स, अपोलो, आशिमा इधर प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब देखा शरीर और फाड़ डाला किसी का भी, आओ तेरे टाँके लगाता हूँ तेरा। पहले रूरल पोस्टिंग होगा, मैंडेटरी है। और इनको कहाँ काम करना पड़ता है? क्या लिखा आपकी स्क्रीन के सामने? क्या लिखा? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा, जो हाई लेवल की ऐसी पढ़ाई कर आया हुआ है कि झोला छाप डॉक्टर को बिठा देंगे वहां पर? क्यों? ताकि रूरल पॉपुलेशन को भी क्या मिले? बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर के हाथों का इलाज मिले, राइट? बेस्ट जानकारी मिले। और ये मैंडेटरी है ना, काफी टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग रहती है वहां पर। और ये अगर कंप्लीट ना करो तो डिग्री छीनी जा सकती है ना, डिग्री भी जा सकती है ना। तो अनफॉर्चुनेटली दीज सेंटर्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट और नर्सेस। तो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो लैकिंग हियर। बस ये कुछ दिक्कतें थोड़ी सी। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन हैव टू टेक रिकोर्स टू नियर बाय सिटी हॉस्पिटल्स। कैंसर स्पेशलाइजेशन सेंटर्स होते हैं गांव में,
एमआरआई स्कैन सेंटर्स होते हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी मशीन्स अच्छी होती है गांव में। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। आज वहाँ पर बीपी वाला पंप होता है, वो चेक कर लेंगे जरूर तेरा, वो हर जगह मिल जाएगा। तो अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, अगर हम यहाँ पर मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छे से इक्विप करवा दें, अगर फैसिलिटीज़ दे दें, तो हेल्थ केयर इन रूरल इंडिया कुड बी बेटर। अच्छा, ये क्यों होता है, ज़रा एनालिसिस वाले इसका पार्ट बताओ, ऐसा क्यों होता है श्रेया, यहाँ पर क्यों नहीं है ये सब फैसिलिटीज़? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, लो जीडीपी एलोकेशन टू हेल्थ सेक्टर, है ना? इसके पीछे रीज़न क्या है? लो जीडीपी एलोकेशन टू हेल्थ सेक्टर। यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी काफ़ी ज़्यादा सीनिमेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रमोटिंग एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में। अब हम खेती बाड़ी की तरफ बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे आज में पॉइंट्स बनाकर ना अलग अलग हेडिंग्स बना के लिख लेना, ठीक है? इसमें समझ रहे हो, जैसे एक आपका हो गया सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एक आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिर एक आपका हेल्थ वाला एक पैरामीटर हो गया, फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तो चलो ये सी मशीनरी दोनों ही आ जाएंगे, फ्लोरो जिप्सम प्लास्टर, उसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है? तो इतना काफ़ी होता है, क्योंकि आपने अभी देखा ना पेपर की जो मैंने एनालिसिस करवाई, 150 वर्ड्स में तो खेल खत्म हो जाता है जब तक पॉइंट सोचोगे। पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन स्कोप नहीं है ना इतना लिखने का, पेजेस ही खत्म हो जाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो हमारी कंट्री पे ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है ये इंश्योर करवाने में कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचे। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि फार्मर्स को रिसेंटली अभी टैबलेट्स और आईपैड्स वगैरह भी बांटे गए थे, बांटे जाते भी हैं। उसमें उनके पास अपडेट आता है पूरे का पूरा। करना क्या है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी होती है यहाँ पर, हर एक स्टेप के लिए गाइडेंस होती है। जैसे हम लोग जब स्कूल लेवल पे थे आशमा, ये कॉल्स नहीं आते थे हमें, बायजूस वगैरह के पेन टैबलेट के कोर्स ले लो, ये हमारे उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड वीडियोज़ होंगी और वो देख के अपनी 10th और 12th की तैयारी करो, ऐसे ही होते हैं टैबलेट्स ये। तो इसके लिए कुछ देना पड़ता है क्या किसानों को? नहीं, एनरोल करवाना। कोई लेगा क्या, बताना ज़रा। तो थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स, हाँ ठीक है, थ्रू ये एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही बात हो रही है। थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स मॉनिटरिंग we are able to know the situation of natural resources and environmental impacts such as analysis of environment deterioration, soil erosion, deforestation. अब एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चर चैनल भी है, न्यूज़ चैनल, जो कि किसानों के लिए है, डीडी किसान। देख रहे हो हर चीज़, जैसे जब कोई भी सीज़न आने लग जाता है ना आशमा के, हार्वेस्टिंग सीज़न है, सोइंग सीज़न है, अब जैसे हार्वेस्ट हो गया तभी तो मंडी की खबरें आएंगी। मैं मंदी नहीं बोल रहा हूँ, मैं गिरावट नहीं बोल रहा हूँ, मंडी जो ये जहाँ पर सामान हार्वेस्टेड क्रॉप जो है वो बेचने के लिए किसान जाएंगे जो, ठीक है? यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं कि किसानों को करने का, और आम भाषा के अंदर होती हैं, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। Facebook, Twitter and WhatsApp, they have caused wider promotion of this channel among rural and urban India.
जो कंटेंट है इस चैनल का और इसकी इसकी जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन होती है, दे आर वेरी इनोवेटिव, देयरफॉर दिस चैनल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, देयरफॉर दिस चैनल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। उसके बाद विज्ञान प्रसार, आपने सुना होगा इसके बारे में, विच इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ एंगेज इन पब्लिक आउटरीच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। विज्ञान प्रसार, in rural areas this body organizes street plays, puppet shows and science exhibitions, जागरूक करने के लिए लोगों को विज्ञान के बारे में। ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन। अब एजुकेशन के मामले में लिखना, अब एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है, इट हैज़ बिकम अ बून, वरदान फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड स्कूल ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे इग्नू, आज मैं सुना होगा ना इसके बारे में, दिल्ली में ओपन एग्जाम्स है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी होता है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। दे आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज टू बोथ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। आशमा, आप कृपया हमें बताएं, ये ऐसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और इरेगुलर एग्जाम्स के माध्यम से बच्चे कितना पढ़कर कितना सक्षम बन पाते हैं? आप हमें ज़रा ये समझाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो मतलब देखो, ठीक है यार, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता है, क्योंकि इसकी जो बुक्स हैं ना अपडेटेड होती हैं ना ऐसी चीज़ों की। ये NIOS कह लो चाहे आप इग्नू कह लो, अगर ऐसे ही अगर हो रहा होता तो इसमें हम सिर्फ बचपन से एग्ज़ाम दे देकर कुछ ना कुछ बन नहीं गए होते, हम स्कूल ही नहीं जाते कभी। किताबों से ही अगर लोग पूरे के पूरे टॉपर बन रहे होते तो कभी स्कूल्स होते ही नहीं, घर पे बैठ के पढ़ लो। और आज मैं एक बार बताओ, ऑफलाइन एजुकेशन बेस्ट होती है कि ऑनलाइन? लाइफ टाइम क्या क्राइटेरिया रहता है किसी के भी उम्र में, कभी भी किसी का कुछ भी सीखने के लिए? फेस टू फेस इंटरेक्शन से बेटर कुछ हो सकता है कभी? तो इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12। स्टूडेंट्स ऑफ कंट्रीज रूरल एंड रिमोट एरियाज आर द टारगेट्स फॉर NIOS। अलग अलग वोकेशनल और लाइफ स्किल रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस करे जाते हैं एट वेरियस सेंटर्स ऑफ NIOS। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको स्टैब्लिश करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 1975 में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन नेशन वाइड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसने एक चीज़ डेवलप करी थी, इट हैज़ डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। बड़े सारे ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स जो हैं इस सिस्टम के माध्यम से होते हैं। क्या करता क्या ये? इट हेल्प्स इन मेकिंग अवेलेबल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल डेवलपमेंट। ये देख रहे हो, जैसे चंद्रयान के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
कोई पोर्टल लॉन्च हुआ है ऑनलाइन, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई भी जो नई चीज़ें, जैसे मतलब सबके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे अगर मैं ब्लॉकचेन पे जाऊँ तो देखो एक ये भी सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। की फीचर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, सरकार ने अभी तक क्या कर रखा है। अब इसके लिए सरकार ने एक सेपरेट देख रहे हो एक साइट बना दी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन्स में अभी तक कितनी ट्रांजैक्शन हमारे देश में हो चुकी है, कितनी होती है, ठीक है। इसके लिए वेरिफिकेशन सर्विसेज कौन कौन देता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इसके लिए, ये सब चीज़ें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।